हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट और एजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सब यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नोट्स से आप सब को बता दें, 600 से भी ज़्यादा, लगभग 650 पेज उसमें है। तो आप सब, अभी टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी कर रहे हैं कि पर्सनल मैसेज भी दे रहे हैं कि सर एक दो बार रिवीजन हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है। दोस्तों, आप सबको भी बता दें कि आज के ज़माने में आप सबको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कहीं भी सोर्स हो, यदि आप सबको अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब नहीं क्वेश्चन अच्छा लगे, कि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ये कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है, पेपर में आता है, तो आप सब पीछे ना रहें। ठीक है। क्योंकि बार बार मौका नहीं आता है। 5512 बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है। तो आप सब पीछे ना रहें, क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार नोट्स ले रहे हैं, है ना। तो आप सब यही कहते हैं कि आप सब भी प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं, बस इतना ही आप सबको बताना था। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य आपको बताना है। ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को प्रबंधित करता है और मल्टीटास्किंग से संभालता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मल्टीटास्किंग का काम ही होता है ना। तो कह रहा कि यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ये भी बात सही है। एक इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। एक मिनट। सी ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि ये केवल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए ना, आधारित इंटरफेस प्रदान करता है और CLI, है ना, को सपोर्ट नहीं करता। ये बात गलत है। ठीक है, कि सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर गलत आपसे पूछा था, तो गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। और डी भी देख लेते हैं। ये फाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है। ये सिस्टम रिसोर्सेज का कुशलतापूर्वक प्रबंध करता है। ये भी बात सही है ना। जो सिस्टम होता है उसको मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है। तो देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन, ऐसे आजकल आ रहा। ठीक है। हार्ड क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ साथ CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, ये पूरा नाम याद कर लीजिए इसका। इसका तो सबको याद ही होगा, है ना। दोनों प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है, जबकि आपके ऑप्शन में कहा था CLI का इंटरफेस नहीं करता ना, जबकि CLI को भी इंटरफेस ही प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे विंडोज में कमांड प्रो EMPT और लाइनेक्स में टर्मिनल CLI आधारित होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। दूसरा क्या है, देखिए, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। कह रहा कि मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रमुख निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि TCP जो जो लेयर होता है ना, किस लेयर पर काम करता है। वो ऐसा ही लेयर होता है ना, उसमें 7 लेयर आप सबको बताए हैं। तो प्लेलिस्ट बना, लगभग उसमें 40 वीडियो से भी जाता होगा। तो जे वाले और तो किस लेयर पर काम करता है ना। तो सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए, TCP किस लेयर पर
काम करता है और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर, है ना। इसका जो काम होता है ना, एंड टू एंड कनेक्शन को स्थापित करना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन, अच्छा यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है ना, और टीसीपी का तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और विश्वसनीय डाटा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। तो देख लेते हैं, डीएनएस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं, एक बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन का एक्सप्लेन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू एंड कनेक्शन को स्थापित करना और विश्वसनीय डेटा डिलीवरी सुनिश्चित करता है, कौन, टीसीपी, है ना। टीसीपी मॉडल की किस लेयर पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर को ही बोलते हैं हार्ट ऑफ लेयर, है ना। डेटा के विश्वसनीय ट्रांसमिशन और एंड टू एंड कनेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जैसे और ये सेगमेंटेशन और एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल आदि को नियंत्रित करता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि डीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना। तो डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा दोस्तों, आप सबको बता दें एक बात कि आदि आप सबका जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं और एजीटीए वाले, एजीटीए तो जुलाई में है, जूनियर असिस्टेंट तो लगभग 1 महीना है ना। तो इसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 6.5 घंटे का लगभग एक कंप्यूटर का मैराथन है, ठीक है। उसको आप सब ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वीपीओ का हुआ था इससे पहले, जो सचिव वाला हुआ था ना, उससे पहले दे दिए थे मैराथन क्लास दोनों एग्जाम से पहले। तो बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से फंसा था, ठीक है। तो लगभग 13 बीपीओ वालों को तो लगभग 14-15 क्वेश्चन करके आए हैं उसी मैराथन के भरोसे, ठीक है। तो आप सब भी देखिएगा ज़रूर। तो कह रहा कि नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना कि डेटा रिडंडेंसी रेडियो सॉरी रिडंडेंसी को कम करना और एक कुशल डेटाबेस की संरचना करना, एक किसका उद्देश्य होता है, नॉर्मलाइजेशन। और कहाँ होता है, डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में डेटाबेस के डिजाइन को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है जिससे डेटा की दोहराव, है ना, और अनियमितता को समाप्त। जैसे मान लेते हैं कभी कभी आपके मोबाइल में होता है ना कि एक ही फाइल को 2 बार 3 बार मतलब डाउनलोड रहता है ना। तो 2-2 3-3 बार एक ही फाइल डाउनलोड रहता है, तो आप सबका इस प्रकार से मेमोरी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। क्योंकि आपको एक ही की ज़रूरत है, तो उसी का जो कॉपी है बहुत सारा, लेकिन आपको पता नहीं है ना। तो यदि यहाँ पे जो फालतू कॉपी इसको आप अगर डिलीट कर दे तो आप सबका इतना स्टोरेज क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी है, जो मतलब यूजफुल नहीं होता उसको मतलब हटा देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है, देखिए कर कि मशीन लर्निंग, अच्छा मशीन लर्निंग को एमएल बोलते हैं और डीप लर्निंग में डीएल बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में यहाँ देखिए दिया है। कह रहा कि मशीन लर्निंग केवल हार्डवेयर होता है, जबकि डीएल का मतलब डीप लर्निंग केवल सॉफ्टवेयर, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मशीन लर्निंग केवल हार्डवेयर ही होता है। मशीन लर्निंग में डेटा प्रोसेसिंग स्वचालित नहीं होता, ये भी बात गलत है, ठीक है, जबकि डीएल में होता है। आगे देख लेते हैं, कह रहा कि मशीन लर्निंग में डिसीजन ट्री का प्रयोग होता है, जबकि डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क। सबसे अच्छा आंसर यही है, मशीन लर्निंग में किसका प्रयोग होता है, डिसीजन ट्री, और जो डीप लर्निंग है उसमें क्या यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क का। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी, ठीक है। तो बाकी तो गलत है, तो डी तो पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में जो होता है उसमें डिसीजन ट्री, एस वी एम, के एन एन जैसे पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करता है, जबकि डीप लर्निंग जो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं ए एन एन, याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, आधारित होता है और गहरे स्तर तक डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 5, क्या 5,
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट हार्ड डिस्क ड्राइव HDD और SSD, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पहले क्वेश्चन खूब आता था। सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच अंतर को सही क्रम से परिभाषित करता, मतलब आपको बताना HDD और SSD के बीच अंतर। तो कह रहा कि HDD केवल विंडोज में चलती है और SSD केवल मैक में। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है कि HDD केवल विंडोज में ही चले, है ना। फिर कह रहा कि HDD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जबकि SSD में होता है। देखिए उल्टा बोल दिया ना कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जबकि HDD में मूविंग पार्ट होता है, तो ये भी गलत है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, ठीक है। SSD तेज होती है क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है जबकि HDD में मैकेनिकल प्लेट्स होते हैं, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SSD क्या था, तेज होता है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और ये किसका प्रयोग करता है, फ्लैश मेमोरी पर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, C बन जाएगा। D देख लेते हैं, SSD ज़्यादा शोर करती है क्योंकि उसमें उच्च गति घूमने वाले पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शोर ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। बाकी उसमें घूमता तो ज़्यादा है, क्या ये घूमता है, मूविंग पार्ट होता है नहीं, इसमें मूविंग पार्ट थोड़ी नहीं, मूविंग पार्ट किस में होता है, HDD में होता है। ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। HDD केवल क्लाउड स्टोरेज, देखिए बात केवल जहाँ आ जाता है ना लगभग गलत ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, C बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, ये सब देखिए आप सब जब पढ़े रहेंगे डिटेल में ना तो आप सब वहाँ क्वेश्चन निकाल लेंगे आंसर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। डिटेल में पढ़िए आप सब। और यह फ्लैश मेमोरी तकनीकी का प्रयोग करती है जिससे यह तेज, टिकाऊ और शांत होती है, ठीक है। जबकि अगर HDD की बात करें, इसमें घूमने वाले डिस्क रीड राइट हेड होते हैं, है ना, जो धीमा इसको बनाते हैं, ठीक है। तो कौन तेज होता है, SSD। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की ALU देखिए ये भी पूछा है, ALU का पूरा नाम, है ना। ये तो इसका तो बहुत, इस ALU से ना एग्जामिनर को बहुत लगाव हो गया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रमुख काम क्या है, ALU आप जानते हैं ALU क्या करता है, अंक गणितीय काम करता है, तार्किक काम करता है ना। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, गणितीय गणनाएं करता है, ठीक है, लॉजिकल भी और मैथमेटिकल भी, ठीक है। ALU CPU का वह भाग होता है जो सभी गणनात्मक जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना, ये सब काम करता है। और लॉजिकल लॉजिकल जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, है ना, नैंड गेट, ये सब होता है, ये सब भी काम कौन करता है, ALU। अच्छा, जो आप सबका नोट्स है ना इसमें सब एक कवर है, लॉजिकल गेट सब, मतलब एक भी टॉपिक नहीं। जैसे पीछे अभी एग्जामिनर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा था क्वेश्चन ना, तो वो सब भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ताकि अगर पूछने की कोशिश करें तो आप सब सही कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल नहीं है। अच्छा, एक आपका था वोलाटाइल, है ना, एक होता नॉन वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल में क्या होता है, जैसे रैम, है ना, रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है, वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल में क्या होता है, रोम होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब है जैसे जब तक विद्युत रहेगा, बिजली रहेगा, तब तक आपका डेटा बना रहेगा, और जैसे बिजली कट जाएगा आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रोम में क्या होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल में अगर विद्युत है तो भी डाटा रहेगा, अगर विद्युत चला जाएगा तो भी आपका डाटा बना रहेगा, ठीक है। तो आप सब अब निकाल सकते हैं आंसर, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कह रहा कि कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, रोम। ये सब देखिए, रैम, कैसे, रजिस्टर, डी रैम, ये सब क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। जबकि रोम कैसा मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल, ठीक है।
और इसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? रजिस्टर, उसके बाद कैसे। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप क्या बताएंगे? कैसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप सबको कई क्वेश्चन पता चल गया। ठीक है, अगला देखिए, रोम, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कैसा मेमोरी है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें डेटा संरक्षित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बायोस का क्या कार्य है ना? कार्य आपको बताना है। तो बायोस क्या काम करता है ना, कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय हार्डवेयर की बेसिक टेस्टिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है ना। कभी कभी जब बूट होता है ना, जब आप सब कंप्यूटर अपना बूटिंग करते हैं ना, तो वो सब भी कौन नियंत्रित करता है? बायोस का काम ही होता है। ठीक है, बूटिंग। तो देख सकते हैं बायोस का पूरा नाम तो सबको याद होना ही चाहिए, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करते समय पोस्ट, अच्छा पोस्ट का पूरा नाम भी पूछा गया था पेपर में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। और ओएस को रैम में लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, पोस्ट का काम करता है, जैसे जब आप सबका कंप्यूटर और होता है ना, कि कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइस जुड़े हैं ना, उसकी मतलब पहचान करता है कि वो सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वहाँ तक विद्युत जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। ये सब काम किसका? तो पोस्ट का चेक करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लाइनेक्स में सी एच मोड, सी एच मोड का मतलब चेंज मोड है ना, कमांड किसके लिए प्रयोग होती है? तो जो लाइनेक्स होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें चेंज मोड कमांड किसके लिए प्रयोग होता है? फाइल के परमिशन को बदलने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। देखिए, लाइनेक्स या यूनिक्स, ठीक है, आधारित सिस्टम में चेंज मोड कमांड का प्रयोग फाइल या फोल्डर की रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन को बदलने के लिए किया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करती है ना। तो ये देखिए, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन आप सबके पेपर में आ रहा था, है ना। तो आप सबको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करने का काम कौन करता है? राउटर करता है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, है ना। आगे क्या है देखिए, राउटर डिवाइस विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को रूट करता है और यह आईपी एड्रेस के आधार पर मार्ग निर्धारित करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि किसका काम होता है कि आईपी एड्रेस के आधार पर रूट को निर्धारित करना। मार्ग दे देगा तो मार्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट। रूट मतलब राउटर से, आप ऐसे समझ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी क्लाउड मॉडल केवल संगठन के आंतरिक प्रयोग के लिए होती है? मतलब केवल इंटरनल आप सब यूज कर सकते हैं। तो कौन सा होता है? प्राइवेट क्लाउड होता है ना। क्लाउड के भी कई प्रकार होते हैं ना, क्लाउड से भी आप सबके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, जैसे जो अमेजन वाला पूछा गया था ना। देखिए, प्राइवेट क्लाउड एक विशिष्ट संगठन के लिए तैयार की जाती है जिसमें डेटा सुरक्षा और नियंत्रण बेहतर होता है ना। क्योंकि प्राइवेट है तो बेहतर तो होगा ही, है ना। देखिए, जो अभी तक ये देखा गया ना कि जो आईपी एड्रेस का जो क्लास होता है ना, क्लास से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट और जो एजीटी वाले हैं, इसमें पूछा जा सकता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, पूछ सकता है। तो कह रहा कि आईपी एड्रेस, है ना, ये आप सबको आईपी एड्रेस, हाँ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि ऐसे आईपी एड्रेस दिया था और पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत है, शायद वीपीयू में पूछा गया था। ठीक है, नहीं वीपीयू में नहीं था, शायद सचिव वाले में था। ऐसे पूछा गया था कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ना। तो किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसके कुल 5 वर्ग होते हैं आईपी एड्रेस के। ठीक है, ए बी सी डी, है ना। आप सबको एक पूरा लिस्ट में बता देंगे, टेलीग्राम पर भेज देंगे और आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी वहीं पर दे देंगे, आपसे जुड़ जाइए टेलीग्राम से। तो ये बताना किसके अंतर्गत ए बी सी,
डी ई, है ना। देखिए 5 है तो 5 में से आपको बताना। तो 0 से इसका रेंज सबसे पहले आपको पता है 0 से कितना होता है 255 255 के बीच होता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक 192, ठीक है। तो 192 वाला लिस्ट कहाँ पर आता है, मैक्सिमम है ना 168 192, तो किस में आता है, सी पर आता है, ठीक है। क्लास सी आईपी एड्रेस की सीमा है ना 192 से इतना, मतलब लास्ट कितना रहेगा 255 रहेगा, 255 के अंदर ही सब रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी पांचों क्लास है, पांचों क्लास का यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो आएगा आप सब सही कर लेंगे। क्लास ए का रेंज क्या होता है, 1 से लेकर के, है ना, कहाँ तक होता है 126 तक, ठीक है। और पहला बिट कौन होता है इसमें, 0 होता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है 255.0.0 फिर डॉट 0 फिर डॉट 0, है ना। नेटवर्क की संख्या कितना होता है इसमें 128, है ना, 0 और 127 को छोड़ करके, ठीक है। प्रत्येक नेटवर्क में होस्ट लगभग 1.6 करोड़ या कह सकते 16 मिलियन होते हैं, ठीक है। जैसे 10.0.0.1 प्राइवेट इसका रेंज कितना होता है ना। इतना तो डीप में नहीं पूछेगा प्राइवेट रेंज कितना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी नेटवर्क होते हैं ना, तो प्राइवेट भी होता है। तो 10.0.0.0 से 10.255.255 तक होता है, ठीक है। ये देखिए इसमें ये 2-3 इम्पॉर्टेंट है, चलिए ये भी कर लीजिए, और बाकी इसका रेंज आप सबको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका होता है क्लास ए, ठीक है। अब देखिए क्लास बी कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है ना। तो इसका रेंज होता है 128 से 1 से लेकर के 0 से लेकर के 128 तक, कौन था, ए था। अब 128 से लेकर कहाँ तक गया 191 तक, है ना। किसका रहेगा, क्लास बी का रहेगा। पहले 2 बिट्स होते हैं इसमें, कौन होते हैं, 10 होता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क संख्या कितना होता है, इतना होता है 225.225.0.0। और नेटवर्क संख्या लगभग कितना होता है 16,384। प्रत्येक नेटवर्क में होस्ट लगभग 65,000, है ना, उदाहरण के लिए इतना। और इसका प्राइवेट रेंज आप सब याद कर लीजिए 172.16.0.1 से 172.31.255.255, ठीक है। एक क्लास बी हो गया। क्लास सी का जो मेन चीज़ है आप सब याद कर लीजिए, किसका रेंज, सबसे पहले रेंज है और पहले कितना बिट्स होता है, ठीक है। और नेटवर्क संख्या याद कीजिए चाहे नहीं, ये 2-3 बातें याद कर लीजिए। इसका रेंज 192 से लेकर कहाँ तक होता है 223, ठीक है। बाकी प्राइवेट रेंज ये आप सब याद कर लीजिए। होस्ट की संख्या भी पूछा जाता है ना। नेटवर्क की संख्या लगभग इसमें 20 लाख से ज़्यादा नेटवर्क इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और पहले 3 बिट्स कितना होता है 110। देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। और क्लास डी, है ना, और क्लास डी को ही क्या बोलते हैं, मल्टी कास्ट बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें तो क्लास ए क्लास बी क्लास सी था, और इसका जो दूसरा नाम है ये भी याद कर लिए। क्लास डी को क्या बोलते हैं, मल्टी कास्ट। इसमें रेंज 224 से 239, है ना। बाकी सब याद कर लीजिए। पहले 4 बिट्स कौन होते हैं 1110, है ना। और सब नेट्स इसका पता नहीं होता, ध्यान देना, ठीक है। मल्टी कास्टिंग पर आधारित ब्रॉडकास्ट ग्रुप कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, वहाँ सभी यूज होते हैं कौन से, क्लास डी। याद कर लीजिए, ये पूछ लेगा कि ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा आईपी मतलब क्लास यूज होता है, तो बताएंगे क्लास डी। क्लास 5, है ना, क्लास क्लास ई है जिसको बोलते हैं रीसर्विस्ड, ठीक है। तो रेंज इसका कितना 240 से 255, ठीक है। पहले 4 बिट्स 4 बार 1, है ना। और इसमें भी सबनेट्स नहीं होगा, ठीक है। और रिसर्च और फ्यूचर यूज में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है और सबसे तेज होती है। तो कौन सा भी आपको ऊपर ही बता दिए थे कैसे मेमोरी, ठीक है।
और इससे ज़्यादा भी कौन होता है, रजिस्टर। चूँकि रजिस्टर देख लेते ऑप्शन में नहीं है तो कैसे ही होगा, रजिस्टर नहीं है तो क्या होगा, कैसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे मेमोरी सीपीयू के सबसे करीब होती है और इसमें बार बार प्रयुक्त होने वाला डेटा स्टोर होता है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वाटरफॉल मॉडल का मुख्य दोष क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है ना, जो वाटरफॉल मॉडल होता है, इसका जो प्रमुख दोष होता है कि इसमें पिछले चरण पर वापस आना जो होता है ना, मुश्किल हो जाता है। जैसे जब आगे आप प्रोसेस काम करते हैं तो जब आप पीछे चरण आते हैं ना, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसमें पिछले चरण पर वापस आना मुश्किल होता है, यही इसका प्रमुख दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाटरफॉल मॉडल में एक चरण पूरा होने के बाद ही अगले चरण पर जाया जाता है। यदि किसी चरण में कोई त्रुटि हो तो पिछले चरण में लौटना कठिन हो जाता है। इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 15, फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या है। अच्छा, फिशिंग क्या होता है, धोखाधड़ी करना। ठीक है, तो यूजर से धोखे से संवेदनशील जानकारी को चुराना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। जैसे आप धोखे से अपने कटिया में मछली को फंसाते हैं। ठीक है, देखिए फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है जिसमें नकली वेबसाइट, ईमेल, मैसेज के माध्यम से यूजर से पासवर्ड या बैंक डिटेल्स आदि की जानकारी चोरी की जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, फिशिंग। कह रहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सिंग क्या दर्शाता है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स क्वेश्चन हमें बहुत बनते हैं। तो इसका जो रिकर्सिंग क्या दर्शाता है, खुद को कॉल करने वाला फंक्शन है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए रिकर्सिंग एक प्रोग्रामिंग तकनीक है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है और जब तक बेस कंडीशन पूरी ना हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है ना। तो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सबसे पूछा था क्लाउड के बारे में, तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो और ऑरेकल क्लाउड ये नहीं होता ना, ऑरेकल एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो एम वेयर, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी है ना, या 5 कर सकते हैं, KVM, ये सब वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, जबकि डी नहीं है। देखिए क्लाउड ऑरेकल एक क्लाउड सर्विस, देखिए यहाँ क्लाउड भी लिखा है ना, तो एक प्रकार का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, एक क्लाउड देता है ना, जैसे अमेजॉन का था। जबकि बाकी सब भी जो प्लेटफार्म है ना, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफार्म है ना, जो वर्चुअल मशीनें चलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कर के डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इसका भी पूरा नाम पूछा गया आपके पेपर में, का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो मुख्य काम होता है ना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, देखिए डीएनएस एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नेम जैसे google.com है ना, को आईपी एड्रेस क्या होता है, अभी आप सबको बताते 0 से 255 के बीच होता है। ठीक है, उसी में चेंज कर देता है। ये जैसे आज सब जब कोई भी वेबसाइट आप सब सर्च कीजिए ना अपने मोबाइल पर, और देखिए एकदम नीचे आप सबका पता दिया रहता है ऐसे डोमेन नेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है। तो ट्रोजन हॉर्स है ना। ये देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर होता है। ठीक है, जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दिखता है लेकिन ये छुपकर हानि पहुंचाता है। मतलब ऐसा ही आपको लगेगा ना कि एकदम ये ओरिजिनल वेबसाइट है ना, लेकिन जब आप सब इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप सबके फाइल को ख़राब कर देगा आपके सिस्टम में घुसकर। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, करा कि कंट्रोल प्लस हिट प्लस ESC शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ये किसके लिए होता है, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की से विंडोज़ में सीधे टास्क मैनेजर खोलता है जिससे CPU, रैम, एप्स की जानकारी देखी जा सकती है।
दोस्तों इस प्रकार से 20 क्वेश्चन कवर होते हैं और सेम हूबहू ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जैसे आयोग का क्वेश्चन होता है, ठीक है? उसी के टक्कर का। तो आप सब जूनियर असिस्टेंट वाले और एजीटी वाले स्टूडेंट क्या करें, जो प्लेलिस्ट बना है यूपी जीके का और जो कंप्यूटर का है, आप सब उसको ज़रूर देखें। देखिए 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही जगह, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ें, ठीक है? और सिलेक्शन तभी होता है जब आप बार-बार रिवाइज़ करते हैं। सिलेक्शन वो नहीं होता कि आप सब हज़ार चीज़ें पढ़ें, ठीक है? तो आप सब देखिए जितने भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँगे ना, हर जगह हर किस्म के क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रीवियस ईयर का ही वही एक पढ़ाते हैं, ठीक है? जो टाइम वेस्ट होता है। तो आप सब सही चीज़ को पहचानें, सही चीज़ पढ़ें, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? और इतने बड़े आप हो गए तो आप सबको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है? आप सब खुद समझदार हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।